नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, अपने आज के कार्यक्रम के इस अंक में हम आपको जानकारी देने वाले हैं आलू की खेती और उसके भंडारण के बारे में। इसके साथ ही मिलवाएंगे आपको सफल किसान से और अंत में बात होगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। हर बार की तरह आपके लिए आज भी लेकर आए हैं 3 सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होंगी कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफी लाभदायक साबित होंगी। तो आइए अपने आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम में सबसे पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। अब वो समय आ चुका है जब किसान को आत्मनिर्भर भी बनाना है और नई टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़ना है और प्राकृतिक खेती के साथ जुड़े, और जिससे कि किसान की लागत भी कम हो और उत्पादन में भी वृद्धि हो और किसान डायरेक्ट मार्केट से भी जुड़ सके। इस दृष्टि से जितने भी अत्याधुनिक तरीके के जो भी हमारे मशीनरीज है उसका उपयोग हो, ड्रोन का उपयोग हो और साथ ही सेंसर बेस खेती हो, और जिस तरह से ड्रॉप्स पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत खेती करेंगे और उसके अंदर जो सेंसर सिस्टम और जो ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के और प्राकृतिक खेती, ई नाम मंडी, मार्केट से जोड़ना, वैल्यू चेन डेवलपमेंट, इन सब के लिए जो बजट में प्रावधान किया गया है, जो 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये सारे जो किए जा रहे हैं ये आने वाले वक्त के अंदर किसानों के लिए किए जा रहे हैं, और ये पहले अगर हुए होते तो आज हमारे हिंदुस्तान की कृषि बहुत आगे बढ़ गई होती। लेकिन आज कुछ ऐसे देश हैं जो हम हिंदुस्तान के बाद में उन्होंने एग्रीकल्चर में कदम रखा, लेकिन आज वो नई टेक्नोलॉजी और नए आविष्कारों की वजह से और नए तकनीक की वजह से वो आगे बढ़ गए। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर सारे संसाधन होने के बावजूद भी उस तरह की सोच नहीं थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है और जिस तरह से बैठक और जिस तरह संबोधित किया, और उसमें उन्होंने यही कहा है कि हमें किसानों को मजबूत करना है, आत्मनिर्भर करना है। इसके लिए नई टेक्नोलॉजी से जोड़ के नई जो किस तरह से सरकार सुविधा दे हर दृष्टि से, चाहे उसमें नैनो फर्टिलाइज़र से लेकर हम किस तरह से जुड़े हैं, हम नई खेती किस तरह से, नया सीड का जिस तरह से नई जो हमारी है उसको 2023 में मिलेट्स ईयर हम मनाने जा रहे हैं, तो उसमें हम मिलेट्स को किस तरह से बढ़ा दें। तो ऑयल पाम के अंदर हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो इस दृष्टि से जो चाहे वो उसके लिए नई टेक्नोलॉजी के साथ टिश्यू कल्चर लैब या टिश्यू कल्चर से उनको किसान को उससे जोड़ना, ये सारी चीज़ें इस बात को दर्शाती है कि वो वक्त आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से कि उन्होंने किसान को और कृषि को प्राथमिकता में रखा। किसानों के, साइंटिस्टों के और इंडस्ट्रीज़ के लोगों के व्यू लिए गए बैठक के अंदर भी, और जिस तरह से एग्रीकल्चर को 5 सेशन में बांटकर और उनसे विचार विमर्श किया ताकि भविष्य के अंदर हम कृषि को किस तरह से और आधुनिक तरीके से जोड़ सकते हैं। कई सुझाव आए और उन सुझावों से मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले इस बजट के अंदर, कृषि के बजट के अंदर निश्चित रूप से इसका बेनिफिट होगा। और उसी को लेकर आज प्रधानमंत्री जी ने हम सभी देशवासियों को जिस तरह से संबोधित किया और बताया है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब हमारी कृषि है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। और मैं इतना ही कहूँगा कि अब वास्तव में जो जितनी योजनाएं बनी हैं उन योजना से हम निश्चित रूप से किसान को आत्मनिर्भर बना पाएंगे। निश्चित रूप से ये प्रधानमंत्री जी ने हमें टास्क दिया है, ये हमारे लिए चुनौती है, लेकिन चुनौती को हम पूर्ण करेंगे। और आज ऑयल के अंदर हम दूसरे देशों के ऊपर निर्भर है, हमें आयात करना पड़ता है, और आज लगभग 80,000 करोड़ का ऑयल पाम हम दूसरे देशों से आयात करते हैं। तो इसके लेकर हमारे योजना जिस तरह से ऑयल पाम मिशन के तौर पर प्रारंभ किया गया है, जिसमें हमारे विभिन्न राज्यों के अंदर इसको मिशन मोड पर लिया गया है, और
जो लक्ष्य है उस लक्ष्य से अधिक टारगेट हमारे को राज्यों से प्राप्त हुए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो लक्ष्य है उसके अनुसार हम वहाँ पर उसको ऑयल पाम में हम निश्चित रूप से ऑयल के अंदर हम आत्मनिर्भर बनेंगे, चाहे ऑयल हो दूसरा या ऑयल पाम हो, उन सब में हम निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे। उसके लिए टिश्यू कल्चर लैब हो तो वो लैब के लिए उसमें सरकार की तरफ से सब्सिडी का प्रावधान रखा है। वहीं ऑयल के लिए मील के लिए भी हमने उसमें ताकि स्थापित हो ताकि किसान ऑयल पाम को मील के अंदर दे सके, जिससे ये सारी व्यवस्था की जा रही है। और इसके लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, चाहे वो अन्य बजटीय जो प्रावधान है उसके तहत किसान को उसमें सपोर्ट भी किया जा रहा है। ऑयल पाम के अंदर प्रति हेक्टर किसान को 29,000 रुपये सपोर्ट के तौर पर देने का भी जो प्रावधान किया है। ये सारे इसी दिशा में काम किए जा रहे हैं कि हमें ऑयल के अंदर आत्मनिर्भर बनना है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक अभिनव पहल स्टार्ट की गई है। पहले बजट जो में आय व्यय प्रावधान होते थे, उसमें बजट में क्या प्रावधान होते हैं, विभिन्न स्टेक होल्डर से, हितधारकों से प्रस्ताव चर्चा की जाती थी। और जो बजट में घोषणा करके समावेश हो जाता है और जो बजट प्रावधान होता है, और इस बार ऐतिहासिक 1,24,000 करोड़ का बजट प्रावधान डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का किया गया है। उन प्रावधानों की योजनाओं का कैसे बनाया जाए, उनका क्रियान्वयन कैसे किया जाए, इससे हितधारकों से संपर्क करके उनके सुझाव लिए जाए, जिससे कि 1 अप्रैल से नया बजट आने पे उसका प्रभावी क्रियान्वयन हो पाए। आज इसी दृष्टि में स्मार्ट एग्रीकल्चर के अभिनव उसके वेबिनार का किया गया था और माननीय प्रधानमंत्री का उसमें वेबिनार में पूरा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। जिस बात को खुशी अगर 16,000 से ज़्यादा लोग इस पर जुड़े थे और उनके सुझाव भी आमंत्रित हुए। मोटे तौर पे इस वेबिनार को स्मार्ट जो कहते हैं, स्मार्ट का मतलब वो सस्टेनेबल, एस से सस्टेनेबल, एम से मॉडर्न, मैकेनाइज्ड, ए से आत्मनिर्भरता की ओर जो प्रधानमंत्री का निर्देश है, परिकल्पना है, आर से रिजिलियंट और टी से टेक ड्रिवन, उस दृष्टि में स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात हुई। आज इस वेबिनार को सवेरे 9-10 बजे स्टार्ट हुआ था, शाम को 4 बजे तक चला था। काफ़ी केंद्रीय माननीय मंत्रीगण सचिव ने भाग लिया था। इसको 5 सत्र में डिवाइड किया गया था। प्राकृतिक खेती पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। प्राकृतिक खेती क्या अवधारणा हो, किस प्रकार योजना बने, इस दृष्टि से विचार करके टेकअप किया गया। दूसरा, आत्मनिर्भरता की दृष्टि से एडिबल ऑयल्स को बढ़ावा देना। ऑयल पाम की स्कीम आई थी, एडिबल ऑयल्स के बारे में घोषणा की गई है, मिशन के बारे में, और साथ ही मिलेट्स के प्रमोशन के बारे में, स्पेशली इंटरनेशनल मिलेट्स के बारे में तो दूसरा ग्रुप उसके बारे में करके चर्चा की गई थी। तीसरा, टेक ड्रिवन, हाईटेक ड्रिवन डिजिटल एग्रीकल्चर में क्या परिकल्पना होनी चाहिए। किसान ड्रोन की बात काफ़ी बजट में आई थी और किसान ड्रोन को आपने देखा होगा, ड्रोन के बारे में मंत्रालय ने के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री की अपेक्षा के अनुसार इसको स्कीम में किया गया, जिससे इसको काफ़ी ड्रोन्स अपने फील्ड में जा पाए। तो उसके क्या परिकल्पना हो, उसका टीका 3rd सत्र किया गया था। चौथा सत्र एग्री वैल्यू चेन फाइनेंसिंग का सत्र क्या हो, और 5वां सत्र सहकार से समृद्धि, इस पे काफ़ी मनन चिंतन हुआ। 5 ग्रुप ने चर्चा की और बाद में संसदीय सबने प्रस्तुत करी। ये सारी संस्तुतियाँ, सारी चर्चाएँ, सारे प्रस्तुतिकरण भी एक वेबसाइट पे कृषि मंत्रालय डाले जा रहे हैं और सभी हितधारकों से अनुरोध किया गया है कि और भी कोई सुझाव है जो छूट गए हों वो हम लोग को 2-3 दिन उपलब्ध करा दें, जिनका समावेश करके जनहितार्थ, जन आकांक्षाओं के अनुरूप पूरे उसके क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार हो गई। माननीय प्रधानमंत्री मंशा के अनुरूप क्रियान्वित किया जा सके। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान। किसान भाइयों बहनों, आलू हमारे देश की प्रमुख फसलों में से एक तो है ही, लेकिन हमारे भोजन की थाली का अहम हिस्सा भी है। ये एक ऐसी सब्जी है जिसे हमारे देश में काफ़ी चाव से खाया जाता है, क्योंकि इसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं, जिसके कारण साल भर इसकी मांग बाजार में बनी रहती है। तो किस तरह से आप कर सकते हैं आलू की खेती और इसका भंडारण करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। कुछ शताब्दी पूर्व आलू का उत्पादन शुरू हुआ था।
हमारे देश में 100 से ज्यादा पकवान बनाए जाते हैं। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के भोजन तक आलू का इस्तेमाल किया जाता है। 100 ग्राम आलू में पाए जाने वाले पोषक तत्वों में पानी की मात्रा 74.70 और कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और शर्करा की मात्रा 22.60, प्रोटीन 1.60, फाइबर 0.40, फैट 0.10, मिनरल्स 0.60 होता है। भारत में आलू की फसल केरल और तमिलनाडु राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों में पैदा की जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब और गुजरात में लगभग 80% आलू की फसल लेने वाले राज्य है। आलू की उपज 152 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ली जाती है। आलू की निर्यात की क्षमता हमारे यहाँ बहुत है। इसका मुख्य कारण हमारे देश का आलू पूरे देश में सर्वाधिक पसंद किया जाता है। अकुशल नियंत्रण यानी लापरवाही से आलूओं की ढुलाई और ठीक प्रकार से आलूओं का भंडारण न करने से आलूओं का 40 से 50% नुकसान हो जाता है। इसलिए फसलोत्तर प्रौद्योगिकी की ओर ध्यान देना अति आवश्यक है। खुदाई के दौरान आलूओं का पर्याप्त न होने से बड़ा नुकसान होता है। इसलिए आलू परिपक्व होने से पहले ही खुदाई कर लेनी चाहिए। देखने में आया है कि रोगों और कीटों के कारण आलू खराब हो जाते हैं। गलत ढंग से आलूओं को निकालने और जमा करने से और यातायात के दौरान भी आलूओं का वजन कम हो जाता है। स्टोरेज से पहले और बाद में अधिक तापमान से गुणवत्ता कम हो जाती है। बहुत सारे किसान भाई आलूओं की खुदाई के लिए आलू हार्वेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। इससे आलू की खुदाई को समय लगता है और खुदाई भी अच्छी होती है। खुदाई के बाद आलू इकट्ठे किए जाते हैं और बोरों में भरकर भंडारण के लिए भेजे जाते हैं। खुदाई के बाद गर्मियों और बरसात का मौसम आ जाता है। गर्मियों में तापमान बहुत अधिक और आर्द्रता कम रहती है, जबकि बरसात में तापमान और आर्द्रता दोनों ही अधिक होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आलू जैसे उत्पादों का, जिनमें कि 75 से 80% जल होता है, भंडारण मुश्किल हो जाता है। परंतु जब तक नई फसल की खुदाई नहीं होती, तब तक उपभोक्ताओं की जरूरत पूरी करने के लिए आलूओं का भंडारण करना ही पड़ता है। यदि आलूओं को भंडारण सही ढंग से किया जाए तो आलूओं की कीमत स्थिर रखने में मदद मिलती है। आलू के भंडारण के लिए शीत भंडार गृह सर्वोत्तम माने जाते हैं, परंतु इसके निर्माण में लगने वाली महंगी मशीनों और चलाने की बिजली की अधिक आवश्यकता के चलते इन पर अधिक लागत पड़ती है। शीत गृह में भंडारण खर्चीला और महंगा होने के कारण वैकल्पिक सस्ती भंडारण विधियों को विकसित करने की नितांत आवश्यकता है। जो आलू प्रोसेसिंग के लिए जाते हैं, उनका तापमान 8 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड और आर्द्रता 95% होनी चाहिए। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। चाहे बात हो देश की रक्षा की या फिर बात हो खेती किसानी की, हमारे देश के जो लोग हैं वो कभी भी पीछे नहीं हटते। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही सफल किसान जिनका नाम है परमाराम चौधरी। इन्होंने देश की सेवा तो की, उसके बाद किसानी करके आज देश का नाम एक बार फिर से रोशन कर रहे हैं और दूसरे किसानों को भी खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी सफलता की ये कहानी। देश में ऐसे बहुत से किसान हैं जिन्होंने जय जवान और जय किसान नारे को सार्थक साबित किया है।
ऐसे तमाम लोगों ने पहले फौज में रहकर देश की सीमाओं पर अपने साहस और अपनी कर्मठता का परिचय दिया और फौज को छोड़ने के बाद हल लेकर अपनी जमीन जोतने लगे। ऐसे बहुत से लोगों में एक नाम है परमाराम चौधरी का, जिन्होंने फौज से रिटायरमेंट लेने के बाद अपनी पुश्तैनी काम यानी खेती में अपने हुनर का प्रदर्शन किया। परमाराम चौधरी गांव छत्तर मंडी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने खेत में गेहूं, तिलहन, दलहन और अनेक फसलें पैदा की। मशरूम की खेती की, डेयरी फार्मिंग की और साथ ही रेशम की भी खेती की। परमाराम चौधरी ने फौज में लगभग 12 साल नौकरी की, लेकिन वहाँ भी अपने खेत याद आते थे। परमाराम चौधरी खेती में परंपरागत खेती के अलावा कुछ नया करना चाहते थे, कुछ ऐसा जिससे उनकी आय बढ़े और परिवार बेहतर जीवन जी सके। आय बढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने डेयरी फार्मिंग शुरू की, लेकिन वे केवल भैंसों का दूध बेचने के बजाय उन्होंने प्रसंस्कृत उत्पाद बेचने का फैसला किया, यानी वैल्यू एडिशन की ये नई अवधारणा थी जिसे परमाराम चौधरी अमल में ला रहे थे। दूध के साथ पनीर, घी और खोया बनाना शुरू किया। बाजार में इन उत्पादों के अच्छे दाम भी मिले। इसके अलावा मशरूम उत्पादन में भी इन्होंने काम किया। मशरूम उत्पादन और रेशम पालन ने परमाराम चौधरी को एक बेहतर किसान बना दिया। वे स्वयं मशरूम की देखभाल करते हैं। ये उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि 25 बैग से शुरू हुई मशरूम की खेती आज 400 बैग तक पहुंच चुकी है। परमाराम चौधरी नियमित रूप से कृषि वैज्ञानिकों से मिलते हैं और उनसे नई नई चीजें जानते और सीखते हैं। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर ही उन्होंने खाद बनाई। इसका इस्तेमाल वो अपने खेतों में करते हैं, जिससे उनकी पैदावार में जबरदस्त इजाफा हुआ है। देखते ही देखते परमाराम चौधरी अपने क्षेत्र में एक अहम किसान बन गए हैं। स्थानीय लोग उनकी मेहनत और नई नई तकनीकों के इस्तेमाल और अपने उत्पादों में वैल्यू एडिशन की उनकी सोच के कायल होते गए। परमाराम चौधरी सर्दियों के दौरान रेशम पालन के लिए तय कमरे का उपयोग मशरूम की खेती के लिए करते हैं और अपशिष्ट कंपोस्ट का इस्तेमाल घर में ही बहुस्तरीय फसल को उगाने के लिए करते हैं। यहाँ तक कि परमाराम अपने आटे की चक्के से निकलने वाली अपशिष्ट का उपयोग पशुओं के चारे के लिए करते हैं। ये सब उनके सोच का ही परिणाम है कि वे अपने विविधतापूर्ण काम को इतने सलीके से करते हैं। परमाराम चौधरी ने किसानों की बेहतरी के लिए अनेक उपकरणों के आविष्कार किए हैं। इन्होंने साइकिल से हल बनाया और एक छोटा ट्रैक्टर बनाया ताकि छोटे खेत में आसानी से काम हो सके। खेती में किए इन्हीं प्रयासों के बलबूते परमाराम चौधरी स्थानीय किसानों के बीच एक नायक के रूप में जाने जाते हैं। वे अन्य किसानों की समस्याओं के हल निकालते हैं। इस तरह वे किसानों के प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। परमाराम चौधरी को सस्ती और नई तकनीक को इजाद करने और सीमांत कृषि जोत के लिए समेकित कृषि प्रणाली के माध्यम से सीमित संसाधनों के प्रयोग के लिए अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, हमारी वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है कि आपकी आय को दोगुना किया जा सके। इसके लिए कई तरह की ऐसी योजनाएं भी लागू की गई हैं जिसे आप आसानी से अपना कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फसलों को मौसम की मार से तो कोई नहीं बचा सकता, लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं आसानी से। तो क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और कैसे लिया जाए इसका लाभ, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस भाग में।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें। जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। किसान भाइयों बहनों, आपकी सहूलियत के लिए हमारी सरकार कई तरह के प्रयास कर रही है। आइए आज आपको जानकारी देते हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। क्या है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, कैसे इसे सरल भाषा में समझा जा सकता है और कैसे इससे लाभ प्राप्त किया जा सकता है, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। भारत ने बीते कुछ साल में बागवानी फसलों की उपज में काफी बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी में 2005-06 के दौरान शुरू हुए राष्ट्रीय बागवानी मिशन की बहुत बड़ी भूमिका है। इस मिशन के लागू होने के एक दशक के दौरान ही बागवानी फसलों के रकबे में औसतन 2.7% की, जबकि उत्पादन में 7% का इजाफा हुआ है। ये इजाफा अभी भी जारी है। 2004-05 में जहां बागवानी फसलों की पैदावार 16 करोड़ 69 लाख टन रही थी, वहीं 2019-20 तक ये आंकड़ा 32 करोड़ टन के भी ऊपर जा पहुंचा। यानी सिर्फ 15 साल के अंदर पैदावार बढ़कर करीब 2 गुनी हो गई। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के मुख्य रूप से 5 उद्देश्य है। बागवानी क्षेत्र का संपूर्ण विकास, बागवानी फसलों की पैदावार बढ़ाना, उनमें पोषणता का इजाफा करना और किसान परिवारों की आय बढ़ाना। बागवानी विकास के कार्यक्रमों में तेजी लाना, बागवानी में खेती के आधुनिक तरीकों का प्रोत्साहन और कुशल या अकुशल लोगों, खासकर बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का सृजन। बागवानी फसलों में फलों और सब्जियों के अलावा मशरूम, मसाले, फूलवानी, नारियल और सुगंधित पौधे आते हैं। काजू और बांस भी बागवानी फसलों का ही हिस्सा है। मौजूदा केंद्र सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए एकीकृत बागवानी विकास मिशन की शुरुआत की और राष्ट्रीय बागवानी मिशन को भी इसमें शामिल कर लिया गया। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत बागवानी फसलों में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने की कोशिश हो रही है। ये योजना पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर पूरे देश में लागू है। इसके कुल बजट का 85% हिस्सा केंद्र और बाकी 15% राज्य सरकार वहन करती है। इसका मुख्य उद्देश्य बागवानी क्षेत्र के चौमुखी विकास को बढ़ावा देना है, खासकर फसल गुणवत्ता में सुधार लाना, बागवानी किसानों की संख्या बढ़ाना और उनकी आमदनी में इजाफा करना। इसके अलावा बागवानी क्षेत्र में ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न करना और फसलों प्रांत शीत श्रृंखला का उचित प्रबंध करना भी इसमें शामिल है।
बागवानी फसलें अच्छी आमदनी देती है। यही वजह है कि पारंपरिक फसलों की जगह बगीचों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ज्यादा जोर फलों के बागानों, फूलों, सब्जियों और बांस की खेती पर है। साथ ही संरक्षित खेती और आधुनिक कृषि सहित उन्नत बागवानी के लिए किसानों तक सही तकनीक का विस्तार किया जा रहा है। और इसी के साथ हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद है कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandk@gmail.com। और अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप आसानी से हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।